हेलो एंड वेलकम बैक टू इन्फोलॉग्स। माय नेम इज़ अभिषेक मिश्रा। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर वन की सीरीज़ चल रही है। उस सीरीज़ में आज चौथा लेक्चर होगा। ऑलरेडी 3 लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पर लाइव हैं, तो जिन लोगों ने उसे नहीं देखा है पहले उसे देखें, उसके बाद ही इस लेक्चर पर आएँ फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, वो 3 वीडियोज़ मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था बैटल ऑफ इसोंजो, 12th बैटल ऑफ इसोंजो, जिसको बैटल ऑफ कैपोरेटो भी कहते हैं। अक्टूबर 1917 में लड़ी गई थी और इसमें जर्मनी की एक डिसाइसिव विक्ट्री हम लोगों ने देखी थी। जर्मनी की जीत हुई थी इस बैटल में। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड वॉर एट सी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेन्स इन वर्ल्ड वॉर वन। तो वर्ल्ड वॉर वन के पहले ब्रिटेन की नेवी बहुत पावरफुल थी, उसको हराया नहीं जा सकता था आसानी से, अनडिफिटेबल थी वो। उसके बाद आती है जर्मनी की यू बोट सबमरीन्स, जिसने ब्रिटेन को उसकी नेवी की औकात दिखाई। फिर 1917 में जनवरी के महीने में बैटल ऑफ डॉगर बैंक लड़ी गई, जिसमें ब्रिटिश नेवी ने एक सरप्राइज अटैक कर दिया था जर्मन शिप्स के ऊपर, जो कि नॉर्थ सी में थी। अब ये सब हमें भी पता है कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हमेशा किसी भी ऑपरेशन के लिए 95% सक्सेस दिलाने वाली स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि इसमें ओपोनेंट कन्फ्रंटेशन के लिए रेडी नहीं होता है। ये अचानक से किया जाने वाला हमला होता है, तो ऑब्वियसली कोई रेडी नहीं होगा, उसको एक्सपेक्टेड नहीं होगा कि उसके ऊपर अटैक होने वाला है। तो इसमें जीत होती है अटैक करने वाली पार्टी की 95%। उसके बाद इस बैटल ऑफ डॉगर बैंक में जर्मनी की हार होती है और जर्मन नेवी ने डिसाइड ये उस बैटल के बाद ये डिसाइड किया कि ब्रिटेन की रॉयल नेवी के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन 1 साल तक नहीं करेंगे, और इन केस कन्फ्रंटेशन होता है तो वो अपनी यू बोट सबमरीन्स को एंगेज करेंगे ब्रिटिश नेवी के साथ वॉर में। फिर हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेन्स इन वर्ल्ड वॉर वन। तो वर्ल्ड वॉर वन से सिर्फ 11 साल पहले ही 1903 में राइट ब्रदर्स ने अपनी पहली सस्टेन फ्लाइट उड़ाई थी। इसके पहले वो 4 बार फेल भी हो चुके थे फ्लाइट्स को सस्टेन करने में। वर्ल्ड वॉर वन एक पहला ऐसा स्टेज था जिसमें प्लेन्स का यूज़ हो रहा था। पहली बार प्लेन्स का यूज़ हो रहा था वॉर में, क्योंकि प्लेन्स वॉर के लिए एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था। इसलिए ब्रिटिश की रॉयल नेवी और जर्मन की यू बोट्स जितना इम्पैक्टफुल रोल प्लेन्स नहीं निभा पा रही थी। बिल्कुल नया नया कॉन्सेप्ट था, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा थी नहीं, तो नहीं हो पाया वो। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर वन में प्लेन्स का यूज़ होना पूरी दुनिया में बाकी की वॉर्स के लिए एक नया आइडिया बन चुका था, जिसने वर्ल्ड वॉर वन के बाद होने वाली जो वॉर्स थी, वर्ल्ड वॉर टू और बाकी सारी वॉर्स, उसमें एक वाइटल रोल निभाया है और निभाती रहेगी एयरफोर्स। जब प्लेन्स इंट्रोड्यूस हुए थे वर्ल्ड वॉर में, तो पहले उनका यूज़ सिर्फ एरियल सर्वे के लिए किया जाता था। उससे एरियल सर्वे किया जाता था, जिससे एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बनाने में ग्राउंड मिलिट्री, ग्राउंड आर्मी को हेल्प होती थी। और ग्राउंड आर्मी को ये पता चलता था कि ओपोनेंट्स की जो आर्मी है, ओपोनेंट की जो ट्रूप है, उनकी पोजीशन कैसी है और कौन कौन से वो वीक पॉइंट्स हैं जहां पर अटैक करने से सक्सेस रेट ज़्यादा होगा। तो ये फ़ायदा था एरियल सर्वे का। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में बताया था कि बैटल ऑफ मार्न में अलाइड फोर्सेस ने जर्मन ट्रूप्स को आइल रिवर के पीछे कर दिया था। वो भी तब जब जर्मन ट्रूप्स ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर पेरिस के अंदर आ चुके थे। ये कर पाना तब पॉसिबल हुआ जब पायलट्स ने जर्मन ट्रूप्स की वीक पॉइंट्स और उनके इंफॉर्मेशन अलाइड फोर्सेस को शेयर की। अलाइड फोर्सेस के साथ पायलट्स ने शेयर की थी इंफॉर्मेशन जर्मन ट्रूप्स के वीक पॉइंट्स की। फिर प्लेन्स, उसके बाद हम देखते हैं यूएस ने प्लेन्स में पहली बार मशीन गन 1912 में फिट की, लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। उसमें से निकलने वाली जो बुलेट्स थी वो उसी प्लेन की प्रोपेलर में जाकर भिड़ रही थी, प्रोपेलर से जाकर लग रही थी, जिसकी वजह से प्लेन को नुकसान हो रहा था, प्लेन उड़ नहीं पा रहा था। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया एक फ्रेंच प्लेन जिसका नाम था मॉरेन सोलनियर एल। देखिए ये है पिक्चर में मॉरेन सोलनियर एल, जो कि फ्रेंच आर्मी यूज़ करती थी। इस मॉरिन सोलियर एन को सिर्फ फ्रेंच आर्मी ही नहीं बल्कि ब्रिटिश रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्स, ब्रिटिश रॉयल नेवी एयर सर्विस एंड इंपीरियल रशियन एयर सर्विस, ये 4 इंस्टीट्यूशंस यूज़ करते थे इस प्लेन को। और इसके अलावा अलाइड फोर्सेस के साथ एक और प्लेन था जिसका नाम था ब्रिटिश ब्रिस्टल टाइप 22, जो कि एरियल सर्वे के साथ साथ बॉम्बिंग या स्ट्राइक्स करने में भी केपेबल था। उसके बाद अलाइड फोर्सेस हम देखते हैं कि अलाइड फोर्सेस ने इंट्रोड्यूस किया पहला
2 इंजन बॉम्बर इन 1915, जिसका नाम था हैंडली पेज HP 0/400। ये पिक्चर में है, राइट साइड वाली जो फोटो है वो HP 0/400 की है। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, प्रोग्रेस हुआ टेक्नोलॉजी में, जर्मन ने एक लॉन्ग रेंज हैवी बॉम्बर डिस्कवर कर लिया, बना दिया, जिसका नाम था गोटा जीवी। लेफ्ट साइड वाली फोटो गोटा जीवी की है, लिखा भी है उसमें। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1917 में, और इसका यूज लंदन में स्ट्राइक करने के लिए भी हुआ था। इसी प्लेन से लंदन में स्ट्राइक की गई थी बाय द जर्मन फोर्सेस। जब तक वॉर की एंड होती है, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 के एंड आते आते, जो अलाइड फोर्सेस थी वो जर्मन फोर्सेस से 5 गुना ज़्यादा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करने में केपेबल हो गई थी। और फिर अप्रैल 1918 में हम देखते हैं कि ब्रिटेन ने अपनी एक अलग से रॉयल एयरफोर्स ही क्रिएट कर दिया, जो कि एक सेपरेट मिलिट्री ब्रांच थी, इंडिपेंडेंट फ्रॉम नेवी और आर्मी। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है एयरफोर्स को एक सेपरेट ब्रांच बनाने का, और बाकी सारे जो स्टेट्स थे, बाकी सारी कंट्रीज थी ब्रिटेन के अलावा, उन सारियों ने भी अपनी एक अलग एयरफोर्स और नेवी की ब्रांच बनाई, जो कि आर्मी और जो कि बाकी दो मिलिट्री ब्रांच से अलग हुआ करती थी। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आई होप ये आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा, और सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।